चलिए जी, अब सुनिए सब लोग ध्यान से। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीख लिया था वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और हम लोगों ने ना वेक्टर से रिलेटेड कई सारे सवाल भी किए थे लास्ट क्लास के अंदर। अब आज की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देना, जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें और अच्छे लेवल पर आती जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें ना आपको बहुत इजी आसान लगेंगी और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और आप सब कुछ सुनिए ध्यान से। और ना सभी के ऊपर ना आपको अच्छे खासे सवाल मिलेंगे। अगर आप लोगों को क्लास 11th 12th नीट जेई आईआईटी कुछ भी करना है, एक चीज़ याद रखना, सिर्फ टीचर ने जो पढ़ा दिया उसको जाके थ्योरी को पढ़ लेना, फॉर्मूला डिराइव कर लेना, इतने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कोई भी एग्जाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई नहीं कर सकते। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सामने ना क्लास में ही सभी वैरायटीज के सवालों को डिस्कस कर दूं, सभी वैरायटीज। इसके अलावा जो वर्कशीट में क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आवाज नहीं सुनी। आज की क्लास का टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, फिर आगे पढ़ेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और फिर पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज की क्लास बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज आप जो लॉ सीखेंगे ना कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, उसकी मदद से ही आपको आगे के सारे टॉपिक समझ में आएंगे। तभी आप आगे कभी कोई वेक्टर मिलेगा जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, तब आप उसे कर पाएंगे। इसमें हमें मल्टीप्लाई भी सीखना है और ये सारी चीजें सीखेंगे। डिवीजन नहीं होता वेक्टर्स में, क्यों नहीं होता वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जिस टाइम पर मैं वहां पे आऊंगा तब। तो अब ना यहां से ना मैथ्स शुरू हो जाती है, और अब आज की क्लास से और अगली क्लास से ना आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें आप ये देखोगे कि वेक्टर के बिना उनको करना थोड़ा ज्यादा अजीब रहेगा, बिल्कुल मुश्किल रहेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, हेडिंग लिखिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। वेक्टर एडिशन जब हम करते हैं तो हमारे पास उसके दो तरीके लिखा है ना। वेक्टर एडिशन कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। प्लीज बात को बहुत ध्यान से सुनना। उनमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा कौन सा है, एनालिटिकल मेथड। अब पता है जब बच्चे इसे पढ़ते हैं ना तो उन्हें लगता है अच्छा एक काम को करने के दो दो तरीके हैं, हम ग्राफिकल से भी काम कर सकते हैं एनालिटिकल से भी। ऐसा नहीं है भाई। एक्चुअल में ना ग्राफिकल मेथड सिर्फ आपको ड्राइंग बनाना, ड्रॉ करना सिखाता है प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे मान लो मुझे किसी बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम समझानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो उसको सबसे पहले ये सिखाना पड़ेगा ना कि ऐसा एक ट्राइंगल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और फिर बोलते हैं इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, इसे कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। जब वो इसे ड्रॉ करना सीख जाता है तब इसके ऊपर बेसिस पर हमें सिखाई जाती है पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमें रियल लाइफ में क्या दिखाया जाता है कि मान लीजिए एक दीवार है, वो जमीन पर खड़ी है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी इस तरह से कि यहां से इस तक का डिस्टेंस 3 मीटर है और सीढ़ी की ऊंचाई 4 मीटर है। बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। लेकिन आप लोगों को ये लंबाई निकालने के लिए पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए ना। तब आप डायग्राम देख के बोलते हो हाँ अब मेरे सामने क्या बना, एक ट्राइंगल, मुझे पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसलिए ग्राफिकल मेथड में आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना सीखोगे। उससे ये मत सोचना कि ग्राफिकल देख लिया बस आ गया आंसर, नथिंग। उसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए दूसरा मेथड आएगा जिसे बोलेंगे एनालिटिकल मेथड, जो आपको एक्चुअल में वैल्यूज निकाल करके देगा। इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये सीखेंगे कि कैसे उसकी डायरेक्शन निकालनी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इतना सीखेंगे कि हम उसको कैसे ड्रॉ करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं। तो ये मत सोचना कि एक काम को करने के दो मेथड है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों मिल करके इस काम को करेंगे। यानी कि मुझे जब कोई सवाल दिया जाएगा तो पहले मैं ग्राफिकल मेथड से उसका एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद एनालिटिकल मेथड की मदद से उसको कैलकुलेट करूंगा और तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। तो स्टार्टिंग में आज की पूरी क्लास में भी अगली थोड़ी बहुत, अगली क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत ये हम पूरा मेथड समझेंगे। उसके बाद बारी आएगी किसकी, एनालिटिकल की, और तब स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। हम थोड़ा बहुत इसके अंदर भी मैथमेटिक्स देखेंगे, लेकिन फिलहाल के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये दो मेथड नहीं है कि आप दोनों से कर लोगे किसी एक से, नथिंग। ये दोनों मिला करके ही आपको सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसे ही लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं।
Vector addition can be performed by using following methods. हाँ, ये लिख लिया सबने? चलो अब हम ना वेक्टर एडिशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन कौन सा मेथड यूज करेंगे? ग्राफिकल। अब आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब सुनिए ध्यान से, आराम से तसल्ली से चीजों को सुनना समझना, फिर बता रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि मैं बहुत छोटे से शुरुआत कर रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत आसान है, और एक्चुअल में आसान है, और वो धीरे 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 लेवल बढ़ेगा। बीच में प्लीज कोई चीज स्किप मत करना, वरना जब हम अच्छे सवालों पर जाएंगे तब आप बोलोगे अरे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे चला रहा हूं वैसे वैसे चलते चलोगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे सवाल भी कर पाओगे जो भी पेपर में आएंगे। सुनिए, सबसे पहला हम केस ले रहे हैं, when the two vectors are acting in the same direction। मान लीजिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब आप उसे कैसे जोड़ेंगे। फिर दूसरा केस पढ़ेंगे, अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तब आप उसे कैसे जोड़ोगे। फिर तीसरा केस आएगा, अगर दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों की डायरेक्शन ना तो सेम है ना फिर अपोजिट है, कुछ भी कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में, तब उसे कैसे जोड़ा जाएगा। और यही तीन पॉसिबल केसेस हैं, आप इन तीनों को पढ़ लोगे, फिर आप इनकी मदद से कोई भी सवाल कर पाओगे आराम से। तो चलिए सबसे पहले इसको समझना शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो भाई, when the two vectors are acting in the same direction, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए आपके पास ये रहा पहला वेक्टर और मैंने इस वेक्टर का नाम क्या रख दिया ए, और ये रहा मेरे पास दूसरा वेक्टर, दिस वेक्टर इज बी। अच्छा, मैं पूछूं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है? हाँ सर सेम है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। इसका मतलब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में जोड़ना है। अब सुनो, फिजिक्स में जोड़ने का एक तरीका होता है, जब कभी भी आप लोगों को किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करना हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ना पड़ेगा। मतलब मैंने इस वेक्टर ए को उठाया और उठा के इसको इसके पास लेके गया और किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बी के साथ, इस तरीके से कि ए का जो हेड है वो किसके साथ चिपक जाए? बी की टेल से। इसका मतलब इसकी हेड को इसकी टेल से कनेक्ट कर दिया। ये पहला तरीका है इसे जोड़ने के लिए। और इसके अंदर आप एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस वजह से इस मेथड का नाम है हेड टू टेल मेथड। बस, मतलब हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, लेकिन कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं? हेड टू टेल मेथड। ये नाम हमसे कोई पेपर में नहीं पूछेगा, कभी कभी कोई टीचर वाइवा में पूछ लेता है कि ये क्या किया आपने, तो बोलना सर मैंने हेड टू टेल मेथड लगाया, मतलब एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दिया। अच्छा, इसको मैंने उठाया, इसके साथ कनेक्ट किया, तो ये देखो ए वेक्टर ये रहा आपके सामने, बी वेक्टर ये रहा आपके सामने, ए की हेड को बी की टेल के साथ जोड़ दिया। ये स्टेप सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद आपको एक बड़ा वेक्टर नजर आएगा, ये वेक्टर की टेल और ये क्या होगी? वेक्टर की हेड। तो जहां से टेल है और हेड है, टेल से लेकर के हेड तक का जो आपका फाइनल नया वेक्टर बनेगा, यही होगा इन दोनों का नया टोटल वेक्टर। जो नया वेक्टर आएगा वो ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताना जरा 5 + 2 क्या रिजल्ट आएगा, आप बोलोगे 7। इसी तरीके से अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। मैं उस रिजल्ट को किससे दिखा देता हूं? आर से। अब क्योंकि ये रिजल्ट है, वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर भी क्या डाल देते हैं? एरो। और फिजिक्स में इस रिजल्ट को रिजल्ट ना कहने के बजाय रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। तो जब भी मुझे बोलना होगा ना कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो मैं ये बोल रहा हूं बताओ इनको जोड़ने पर या इनको घटाने पर जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर क्या होगा। और अब से हम उसे आर से दिखाएंगे और उसे कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर।
इट मीन्स दैट कि अगर मैं चाहूं तो इस चीज को ऐसे करके दिखा सकता हूं कि सर ये मेरा नया वाला वेक्टर है और इसी को मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, और मैंने इसको किससे दिखा दिया, आर से। तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा कि अब ना हमने ये पाया कि जब हम लोगों ने वेक्टर को जोड़ना शुरू किया, कौन सा वाला वेक्टर, ए वेक्टर, और उसको किस में जोड़ा, बी वेक्टर में, तब जो नया रिजल्ट आया उसको मैंने किससे दिखा दिया, आर वेक्टर से। और ये रहा आपके पास वेक्टर्स का एडिशन, वो भी तब जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो, बिल्कुल सेम। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं बताना ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो बोलोगे सर उसकी लंबाई ही क्या बताती है, उसका मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड, सर बी की लेंथ बी का मैग्नीट्यूड है। मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि अगर आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप एक काम करो, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ दो, इसकी लंबाई मिल जाएगी। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इस तरीके से हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख दिया। याद रखना, अभी जो आप पढ़ रहे हो कर रहे हो, ये सिर्फ आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है आप ए रखोगे बी रखोगे प्लस कर दोगे जुड़ जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का जुड़ना और घटना इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी डायरेक्शन सेम है या फिर कैसी है, अपोजिट। और अभी आपने जोड़ना सीखा नहीं है, ये सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, ये रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे है कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक वेक्टर है जो फोर्स है जो 5 न्यूटन का है, दूसरा वाला 2 न्यूटन का है, इन दोनों का जो बनेगा टोटल उसे मैं पता है कितना लिखूंगा, 7 न्यूटन, लेकिन उसकी इसकी जो लेंथ होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो ये बस सिंपल सा मेथड है जिसके अंदर हमने सीख लिया, और इसी को कहा जाता है वेक्टर एडिशन, वो भी तब जब दो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम डायरेक्शन। आप पहले इसे लिखिए फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, सभी के लिए क्लियर एकदम। चलो अब हम जरा इसके आगे चलते हैं। तो ये तो पहला वाला केस था जब दो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में थे, सेम। अब मैं ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहा हूं जो सेम डायरेक्शन में नहीं है, उनकी डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल अपोजिट। तो ये आता है केस नंबर 2 बी, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको भी जरा समझना, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों के पास ये रहा पहला वेक्टर ए और ये रहा दूसरा वेक्टर बी, लेकिन अब की बार ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड कम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अच्छा, मैंने कहा ये मेरे पास पहला वेक्टर है, कौन सा वाला, ए वेक्टर, और ये वाला मेरे पास दूसरा वेक्टर है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। मान लीजिए ये रहा मेरा दूसरा वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और मैंने कहा हमारा मेथड कौन सा है, हेड टू टेल मेथड। उसके हिसाब से अगर दो वेक्टर जोड़ने हैं तो आप लोगों को हेड को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, टेल से। तो मैंने इस वाले वेक्टर को उठाया, खिसकाते 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 यहां तक लाया, और इस तरीके से, ताकि इसकी हेड और टेल आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट। अब मैंने क्या कहा, जब आप ऐसा कर लोगे तो उसके बाद अब आपका वेक्टर यहां से शुरू हो था, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से वापस यहां तक आया, तो आप बोलोगे सर ये आपकी टेल है और ये आपकी क्या हो गई, हेड। तो अब बोलूं भाई टेल से लेके हेड तक का एक वेक्टर बनाना, तो आप बोलोगे सर अब ये वेक्टर ऐसा बनेगा, पिछली बार ये वेक्टर बड़ा बना था, अब की बार कैसा बना, छोटा। तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए ये अपने आप ही क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट।
इट मीन्स दैट कि मैंने इसी को यहां बना रखा है कि ये पूरा ए वेक्टर, ये रहा पूरे का पूरा कंप्लीट वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, और ये वाला बी वेक्टर ये रहा आपका बी वेक्टर। मैंने इसकी हेड को इसकी टेल से जोड़ दिया, हेड को टेल से जोड़ दिया। अब ये वेक्टर यहां से लेके यहां तक, फिर ये वेक्टर यहां से लेके यहां तक, तो ये रही टेल और ये रही फाइनल हेड, और यहां से लेकर के यहां तक ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और अब मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर को हम किससे दिखा देंगे, आर से। अब अगर मैं इसे लिखना शुरू करूं तो मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर को यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूं कि अब की बार मैंने यही काम किया कि जब हम लोगों ने ए वेक्टर में जोड़ दिया किसको, बी वेक्टर को। याद रखना मैं इसे प्लस में लिख रहा हूं लेकिन ये ऐड नहीं हो रही है, अपने आप ही क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट। जैसे ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी ने बोला सर एक काम करो 10 और 4 को ऐड कर दो, तो मैंने बोला 10 + 4 कितना हो गया, दिस इज 14, ये मेरा आंसर आ गया। किसी ने कहा नहीं एक काम करो 10 में ऐड कर दो -4, तो आप भले ही ऐड कर रहे हो लेकिन ये खुद ब खुद क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6। अब कोई बच्चा बोले सर मैंने माइनस किया, कोई बोले नहीं मैंने प्लस किया, दोनों बातें यहां पर कैसी हो गई, बिल्कुल सेम। लेकिन रियलिटी नहीं है सर, हमने 10 और 4 को भी ऐड किया और 10 और -4 को भी ऐड किया, क्योंकि ये नंबर प्लस का था तो इसलिए खुद ब खुद ऐड हो गया, और ये माइनस का था तो ये खुद ब खुद क्या हो गया, सबट्रैक्ट। इस वजह से हम भी इसको ऐसे ही लिख देंगे कि ये भी एडिशन है, a + b = क्या निकल के आ गया, r वेक्टर, और r हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इस बार अगर मैं आपसे कहूं कि बताना जरा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। और अब आप बोलोगे सर इस बार मैग्नीट्यूड पहले से कैसा हो गया, कम, क्योंकि दोनों वेक्टर्स ऐड नहीं हुए, खुद ब खुद क्या हुए, सेपरेट। लेकिन हम इसे बोल क्या रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। समझ गए सब लोग, अब आप इसे लिखिए। हो गया सबको क्लियर एकदम। चलिए भाई, यहां तक की बात क्लियर सभी लोगों के लिए ना। अब चलते हैं अगले वाले पर, और सुनो ध्यान से, आपको ऐसा कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली जो एक मेथड दे रखा है वो ये वाला, लिख लिया ना सबने इसको, वो डायरेक्टली ये लिखा है, और मुझे अब आपको यही पढ़ाना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना इसके पहले जो 2 बेसिक बातें थी वो ये रही जो मैंने अलग से बताई। ऐसा मत सोचना कि ये बुक में नहीं है तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं पेपर में, या आएगा नहीं, नथिंग। ये बस छोटे छोटे लेवल्स थे, अब इनसे ज्यादा ऊपर हायर लेवल पर ये आ जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ये लॉ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ये पेपर में पक्का आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट, नो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे के सवालों को करने में मदद करेगा, फिजिक्स को समझाने में मदद करेगा, और आपके आसपास की ऐसी ऐसी फिजिक्स को एक्सप्लेन करेगा जो आप बोलोगे यार मैं रोजाना देखता तो था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अच्छा वेक्टर की मदद से हम इस चीज को समझ सकते हैं, या वेक्टर उसे कैसे एक्सप्लेन करता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ना फिजिक्स की मैथमेटिक्स सीख रहे हो, वेक्टर्स लिखे कैसे, जोड़े कैसे, घटाएं कैसे। लेकिन जब आप ये सब कुछ सीख जाओगे तब आप रियल लाइफ में जब इसको यूज करोगे ना, तब आपको फील आएगा कि हाँ भाई वेक्टर्स का बड़ा खतरनाक यूज है हमारी फिजिक्स को समझने और समझाने के लिए। तो चलिए अब जरा बात समझते हैं, ध्यान देना। अब भाई कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सब लोग 10 मिनट तक बिल्कुल तसल्ली से मेरी बात को सुनना, क्योंकि जो भी बातें मैं यहाँ बताऊंगा वो थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगेगी गलत गलत सही कुछ बता रखा है, और जब इसे साबित करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब बोलोगे हाँ ये ठीक कह रहे हैं। सुनना ध्यान से, when two vectors are act at some angles,
अब की बार दो वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वाला वेक्टर इस तरफ है, और इनके बीच में मान लेते हैं कोई एंगल क्या बन रहा है, थीटा। क्या मैं इन दोनों वेक्टर्स को कहूं कि ये सेम डायरेक्शन में? नहीं। क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं। सर जब सेम डायरेक्शन में थे तो प्लस हो गए, अपोजिट में थे तो क्या हो गए, माइनस हो गए। लेकिन अब ना तो ये सेम है ना ये अपोजिट है, तो अब मैं इसको क्या करूं? क्या मैं इसे जोड़ दूं या मैं इसे घटा दूं? और अगर जोड़ूं और घटाऊं ना तो फिर इसके अलावा क्या बचा जो कर दूं? तो पहले आप ना ग्राफिकली इनको ऐड करना सीखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं पूरी की पूरी कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये लॉ कहता क्या है। उधर स्टेटमेंट छोड़ दो, मैं पूरी बात जब समझा दूंगा, इनमें स्टेटमेंट पढ़ूंगा, तब आप देख लेना। क्या हमने जो सीखा कि जब कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हेड को किससे कनेक्ट कर दीजिए, टेल से। तो मैंने यही काम शुरू किया। मैंने कहा चलो सर एक काम करते हैं, ये रहा मेरा एक वेक्टर, मैंने ये वेक्टर यहां पर इस तरीके से बना दिया, दिस इज द वेक्टर, ये रहा पहला वाला वेक्टर। और मैं एक काम करता हूं, इस वाले वेक्टर का नाम क्या रख देता हूं, दिस वेक्टर इज ए, मैंने ऐसे नाम रख दिया। फिर ये रहा मेरे पास मेरा दूसरा वाला वेक्टर, मैंने इसे भी उठाया और यहां लेकर के आ गया। आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि जब कभी भी आप किसी भी वेक्टर को चाहें तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे ना अपने तरीके से ही ड्रॉ कर लेता हूं, इनको हटा ही देते हैं, मैं दूसरा ही बना देता हूं, एक सिंपल सा अलग सा। ठीक है, ध्यान देना जरा सब लोग भाई। चलो इससे भी रिमूव करते हैं और ध्यान से देखिएगा जरा। अब सुनो भाई, मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई एक वेक्टर है और मैंने इस वेक्टर का नाम क्या रख दिया, सपोज दिस वेक्टर इज ए, और एक दूसरा वेक्टर ये रहा दूसरा वाला वेक्टर, और इस वाले वेक्टर का नाम मैंने क्या रख दिया, मान लीजिए बी। मुझे इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने का जो हमने तरीका सीखा वो ये था कि सर हम ना ए वेक्टर को एज इट इज रहने देते हैं और इसमें ना हम ए वेक्टर की हेड को किससे कनेक्ट कर देते हैं, बी वेक्टर की टेल से। तो यहां पर मेरे पास मेरा वेक्टर कौन सा है, दिस वेक्टर इज ए, और ये रहा मेरा दूसरा वाला वेक्टर कौन सा, बी। तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। किस मेथड का यूज किया, हेड टू टेल मेथड का। अब ना हमने जो सीखा उसे ही अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने क्या सीखा, जब भी हेड को टेल से जोड़ देंगे तब आपके टेल से लेकर के हेड तक को मिलाने वाला जो नया वेक्टर होगा वही क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट को मैं किससे दिखा देता हूं, आर से। तो इसका मतलब ये जो आर वेक्टर है ना वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। आपके सामने ना कुछ चीजें लिख रहा हूं, थोड़ी देर के लिए तसल्ली रखना। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, 2 मिनट वेट करना, जितने सवाल आपके मन में आएंगे सबके जवाब दूंगा, लेकिन बस मुझे मेरी बात को रख लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ आप ठीक कह रहे। सुनो, कई बच्चों के मन में ये आएगा कि सर जब आपने ये पिछला बनाया ना तो हमने मान लिया कि ठीक है ये वेक्टर बड़ा हो गया, ये प्लस ये बराबर क्या बन गया, आर। आपने जब ये कहा तो भी ठीक था कि जी ये एक वेक्टर है, ये रहा दूसरा वेक्टर, ये माइनस हो गया, इसलिए वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा बचा, कम। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपने इसको जोड़ा और इसको जोड़ा और ये नया वेक्टर आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बच्चे मेरे को ये एग्जांपल देते हैं इस तरीके से कि मान लो सर अगर ये एक ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये 3 है और मान लो ये 4 है और यहां पर मैं लिख देता हूं 5, तो आपके लॉ के हिसाब से, क्योंकि आप तो कह रहे हो ए वेक्टर और बी वेक्टर जब जुड़ेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, आर वेक्टर। अगर मैं ये वाली बात इसमें अप्लाई करूं तो 3 + 4 कितना होता है, 7, लेकिन एक्चुअल में कितना आता है, 5। इसका मतलब तो ये गलत है। एक्चुअल में आप इसके अंदर ना जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हो वो यहां लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और ये क्या है, वेक्टर्स, इनका जुड़ना घटना डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर कोई बच्चा ये सोच करके लॉजिक को गलत प्रूफ कर रहा है तो पहले तो आप गलत कर रहे हो, इस लॉजिक को वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब बच्चे बोलते हैं ठीक है चलो मान लिया नहीं अप्लाई कर सकते, तो फिर इसका लॉजिक है क्या, वो ये एक्सप्लेन करो। तो मैं अब आप लोगों को इसके पीछे की पूरी कहानी समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना और तसल्ली से समझना। और इस बात को मैं अभी दोबारा से लिखने जा रहा हूं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, वो बराबर होगा किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। बट कैसे, जरा यहां पर ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अब मैं इस पेज पर ना अलग से आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना बिल्कुल ध्यान देना भाई। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा है, या मान लीजिए कोई एक छोटी सी बॉल रखी है, किसी ने ना इस बॉल के ऊपर धक्का मारा, इसके ऊपर फोर्स लगाया। अच्छा, अगर मैं इस बॉल के ऊपर इधर से धक्का मारूं तो ये बॉल कहां चली जाएगी, सर ये सीधा आगे चली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी और ने इसके ऊपर यहां से धक्का मारा इस तरीके से, ये वाला फोर्स नहीं लग रहा, तब ये कहां जाएगी, आप बोलोगे सर धक्का मारोगे तो ये बॉल इधर ही चली जाएगी। इसका मतलब अगर आप इस पर आगे की ओर फोर्स लगाते हो तो ये आगे चली जाएगी।
अगर आप इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाते हो तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर। अगर मान लो कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं अगर इसके ऊपर दोनों ही फोर्स एक साथ लगा दूं, आगे की तरफ भी ढकेलूं और ऊपर भी ले जाऊं, तो तुम्हें क्या लगता है ये आगे जाएगा या सिर्फ ऊपर जाएगा? कहां से, किधर? हाँ, मतलब ना तो पूरा इस तरफ जाएगा और ना ही पूरा इस तरफ जाएगा। मुझे लगता है शायद कहीं बीच में से ऐसे जाना चाहिए। ठीक कह रहा हूं एकदम? ऐसा ही होना चाहिए ना। आप इसको सोचिए जरा, अगर मान लो कोई एक आदमी बहुत तेजी से साइकिल लेके आगे की ओर चलता हुआ जा रहा है, ध्यान से समझना, कहां पर, आगे की ओर, उसके पास रफ्तार इस डायरेक्शन में, और अगर कोई साइकिल इस डायरेक्शन में ऐसे चलती जा रही है और कोई भी बंदा यहां से साइकिल पे कस के यूं धक्का मारे, तो तुम्हें क्या लगता है साइकिल सीधा चली जाएगी या सिर्फ तुम्हारी डायरेक्शन में जाएगी? कहां जाएगी? बीच में से ऐसे चली जाएगी। क्यों? उसके पास अब दो दो ताकत है। एक ताकत उसे कहां ले जा रही है, आगे, और एक ताकत उसे कहां ढकेल रही है, इस तरफ। अब ना तो पूरी तरह से साइकिल इधर जाने वाली है, ना साइकिल पूरी तरह से इधर जाने वाली है, वो कहां से जाएगी, बिल्कुल बीच में से, क्योंकि इसका काम है चीजों को आगे ले जाना, इसका काम है चीजों को ऊपर ले जाना, और ये दोनों मिलकर के इसे आगे भी ले जा रहे हैं और साथ में कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। इसीलिए कहा जा सकता है कि सर ये ना इन दोनों का रिजल्टेंट है। मीनिंग समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसका काम है इसे आगे लेकर के जाना, इसका काम है इसे ऊपर लेकर के जाना, और जब आपने दोनों को ही अप्लाई कर दिया तो अब ना तो ये सिर्फ आगे जाएगा ना ये सिर्फ ऊपर जाएगा, ये कहां से जाएगा, कहीं बीच में से। मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ दूं तो ये पेन सीधा कहां गिरेगा, नीचे की ओर। लेकिन अगर मैं इसको यूं करके थ्रो करूं आगे की ओर, तो फेंकने के हिसाब से तो इसे सिर्फ आगे जाना चाहिए, लेकिन ये आगे जाते के साथ साथ कहां जाता है, नीचे। क्योंकि जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो अपने आप नीचे गिरती है, और अगर आप किसी चीज को धक्का मारेंगे तो आपने फेंका तो ये आगे भी जा रही है, ग्रेविटी उसे नीचे भी खींच रही है, तो अब ये आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा। इसीलिए ये आपको ऐसा जाता हुआ दिखता है कि सर ये आगे की ओर भी जा रहा है और साथ में कहा जा रहा है, नीचे की ओर भी। और जब आप इसे देखोगे, हाँ यार अपनी जगह से आगे भी चला गया और ऊपर से थोड़ा सा कहां गया, नीचे, क्योंकि इसका काम है इसे आगे ले जाना, इसका काम है इसे नीचे ले जाना। इस वजह से ये इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में से जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? जब ये डायग्राम बनाया गया ना, तो ना कई लोगों को बड़ी दिक्कत थी इस चीज से कि सर ये ना बड़ा अजीब सा ही कुछ बन गया। इसे इजी और आसान बनाने के लिए, सिंपल मैनर में लोगों को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा काम किया। इस वाली लंबाई को उठाया, खिसका करके लाए और यहां ला करके ऐसे चिपका दिया गया इस तरीके से, और यहां लगा के यू बोल दिया गया कि ये वाला एरो भी यहां पर लगा दिया गया, और ये कहा गया कि आपने एक फोर्स ये लगाया, ये रहा पहला वेक्टर, दूसरा फोर्स ये लगाया, ये रहा दूसरा वेक्टर, और इन दोनों ने मिलकर के बॉडी को यू भेज दिया, ये रहा तीसरा वेक्टर, और बाकी सबको मिटा दिया। और कहने लग गया अब इससे चीजें आसान हो जाएंगी, और इसी को बोलने लग गए कि ये बन गया एक ऐसा लॉ जिसके अंदर आपको एक शेप नजर आ रही है जो किसकी तरह है, ट्राइंगल जैसी, इसलिए इसे बोलने लग गए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम ए और बी को उंगली पर जोड़ दोगे तो वो आर निकल के आ जाएगा, नहीं। इसका मतलब यह है कि जो काम ए और बी मिल करके करते हैं वो काम अकेला कौन कर सकता है, आर। इसका काम है सिर्फ इसे आगे ले जाना, ठीक है, इसका काम है इसे ऊपर ले जाना, बिल्कुल सही, और ये दोनों मिलकर के इसे आगे भी लेके जा रहे हैं और साथ में कहां ले जा रहे हैं, ऊपर भी ले जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई मेरी बात सबको समझ में आई, क्लियर एकदम? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा जरा सोच करके कि मान लो ये नदी है और इस नदी में यहां पर ना एक बोट है इस तरीके की, ये रही एक सिंपल सी बोट, और ना नदी का पानी ना आगे की ओर फ्लो कर रहा है, और कोई आदमी ना नदी के अंदर बोट को बिल्कुल सीधा लेके जाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है तुम बोट एकदम सीधा चलाओगे तो नदी को क्रॉस कर लोगे क्या? क्या लगता है बोट सिर्फ सीधी चली जाएगी या पानी उसे आगे ले जाएगा, कहां जाएगा, बीच में से ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने इसी चीज को आसान करने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने बोला यार नदी ना कहां ले जा रही है बोट को, आगे, हम इसको कहां लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ये रहा पहला वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, इसकी हेड किससे कनेक्ट हो रखी है, टेल से, और यहां से शुरू होकर के यहां तक जाने वाला जो नया वेक्टर होगा उसी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब कह रहे हैं नदी का पानी बोट को आगे ले जा रहा है, आप बोट को ऊपर ले जा रहे हो, तो ये दोनों मिलकर के बोट को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। इसे बोला ए वेक्टर, इसे बोला बी वेक्टर, और ये रहा उसका रिजल्टेंट, और इसलिए लिखने लग गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब बात समझ में आई सभी को? तो प्लीज इनमें नंबरों का रोल मत लगाना। कई बार टीचर वाइवा के टाइम पे, क्लास के टाइम पे ये बोलते हैं कि बेटा ये तो ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो फिर इस हिसाब से 5 नहीं है तो 7 होना चाहिए। तब आप यही जवाब दोगे सर ये नंबर्स हैं,
इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ये वेक्टर थोड़े ना है, आप वेक्टर वाला लॉ इनके पास मत लगाओ क्योंकि इनके पास डायरेक्शन नहीं है। हमने स्केलर को जोड़ने घटाने का तरीका पहले पढ़ रखा है, वो नंबरों की तरह जुड़ते हो घटते हैं, लेकिन वेक्टर का तरीका इनसे अलग है और वही तरीका आप लोगों को मुझे सिखाना है। तो फिर अगर आप देखें सिंपल मैनर में तो आप एक चीज यहां पर समझ सकते हैं कि सर आसान भाषा में अगर कोई भी एक ट्राइंगल है और दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी तीसरी साइड उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा एक चीज सुनना, ये मान लीजिए आपका पहला वेक्टर है, मान लेते हैं कौन सा x, और ये वाला दूसरा वेक्टर है और ये कौन सा है, दैट इज y, और ये एक तीसरा वेक्टर मान लेते हैं कौन सा z। अगर इसकी हेड इसकी टेल से कनेक्टेड है, इसकी टेल इसकी हेड इसकी टेल से कनेक्टेड है, इन्हें बोलते हैं कि सब ना सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर मतलब फॉलो कर रहे हैं, इस यहां से यहां तक का एक वेक्टर, फिर ये दूसरा वेक्टर, फिर ये तीसरा वेक्टर। अगर मैं ऐसे बना दूं तो अब आप इसे सेम ऑर्डर में नहीं कहोगे, इसे क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि ये कैसा बन गया, उल्टा। लेकिन अगर मैं इसको वापस ऐसा बना दूं तो आप बोलोगे सर ये भी किसमें, बिल्कुल सेम ऑर्डर में। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में, लेकिन अगर उल्टा एक वेक्टर होता तो उसे भी सेम ऑर्डर बोलता, लेकिन ये वाला वेक्टर कैसा है, बिल्कुल अपोजिट। तो ये तीसरी वाली जो साइड है वो कैसे ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं व्हाट इज ट्राइंगल लॉ, तो आप कहोगे अगर दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं तब उसकी तीसरी साइड उन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। बस इस बात को कहा जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पढ़ते हैं एक बारी क्या लिखा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब जैसे ये जा रहा है उसी के हिसाब से, द रिजल्टेंट ब्रैकेट में लिख दिया मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों को दिखाएगा, इज द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर। तो आप लोगों का तीसरा ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जा रहा है, उल्टा। तो कह रहे हैं तीसरी वाली जो साइड है अपोजिट ऑर्डर में वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। समझ गए सब लोग। अब ना एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली इसको लिख देता हूं, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब समझिए जरा गौर से, मान लो मैंने इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q और इसका नाम क्या रख दिया, दिस इज S। R नहीं, क्योंकि R का इस्तेमाल हमने किस लिए कर लिया, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। और भाई बहुत स्मूथली अब चलने वाले हैं, आगे इस लॉ का बार बार इस्तेमाल होगा, आज की पूरी क्लास में ये पता नहीं कितनी बार यूज होने वाला है, ठीक है। और ध्यान से देखना सब कुछ। अब मैं इसको ना यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं, कैसे सुनना ध्यान से, यहां लिख रहा हूं इन, ध्यान दीजिएगा जरा, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल है P, फिर Q और फिर यहां पर क्या लिख दिया S। फिर यहां पर लिख देता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। ये आदत डाल लेना, ऐसे लिखना पड़ेगा, कौन सा लॉ इस्तेमाल कर रहा हूं, ट्राइंगल लॉ। कोई पूरा लिखना चाहे तो लिख सकता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से इन दोनों वेक्टर का सम ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ मैं ये कह सकता हूं सर ये P से लेके S तक का जो वेक्टर है, P से लेके S तक का वेक्टर वो बराबर है किसके, PQ वेक्टर। तो यहां लिख दिया दिस इज PQ वेक्टर और प्लस में कौन सा वाला, QS वेक्टर, आप इसे ऐसे लिख दीजिए। फिर आप बोलोगे जो P से लेके S तक का वेक्टर है इसी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से। और P से Q तक का वेक्टर कौन है, सर दिस इज A वेक्टर। और उसके बाद Q से S तक का वेक्टर कौन है, B वेक्टर। और इस तरीके से मैंने लिखा R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, और इसी R को कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर और इसी लॉ को कहा जाएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा एक बात सुनना, आपने देखा हमारी क्लास का टॉपिक क्या था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर एक और टॉपिक आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें ट्राइंगल बना इसलिए इसे बोला ट्राइंगल लॉ, और इस वाले में क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, तो इसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये नाम ना जो शेप आई उसके हिसाब से रखा गया। तो आप एक काम कीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल सिखा दूँ। भाई ये लॉ सबको समझ में आ गया ना, प्रैक्टिकली जानना बहुत जरूरी है, एंड में इसके एग्जांपल्स मिलेंगे, वहां और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी।
लिख लिया आप लोगों ने? चलिए भाई, अब हम ना कुछ रूल्स हैं जो समझने जा रहे हैं। एक दो बातें हैं, लॉज ही कहा जाता है उनको भी, वो भी हमारे एग्जाम में कभी 1 नंबर का कभी 2 नंबर का प्रूफ करने के लिए मिल जाता है। सब कुछ किताब में दे रखा है, बस मैंने इनको थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखा है। और यकीन मानिए सब कुछ बहुत आसान है, बस आपका काम इतना सा है कि बैठ के चुपचाप ढंग से देख लो, घर जाके एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट, खत्म, आपसे हो जाएंगी चीज़ें। चलिए फिर अब आगे की तरफ लिख लिया सबने इसको। चलिए अब बात सुनिए ध्यान से। अब इसके आगे की जो बात है वो ये है, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब आप जरा अच्छे से समझ लीजिए, हमें ये साबित करना है कि वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अब सवाल यह था सर पहले ये बता दो कि कम्यूटेटिव आखिर होता क्या है, किसे कहा जाता है। आप इधर ध्यान दीजिएगा, सुनो। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैंने लिखा 3 + 2, तो कितना आंसर आएगा सर? 5 आएगा। अगर किसी से मैं कहूं बताना जरा 2 + 3 कितना आएगा, आप बोलोगे तभी भी आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ना कि जब हमने 2 और 3 को ऐड किया या 3 और 2 को ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट कैसा आता है? बिल्कुल सेम। ऐसे में अगर आप नंबरों को आगे पीछे करो और आंसर पर कोई असर ना पड़े, तो ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, एडिशन, इसी को कहा जाता है कि नंबर्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि बताना जरा मैं 2 - 3 लिखूं और यहां 3 - 2 लिखूं, तो भी क्या आंसर सेम आएगा? नहीं। तो आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होगा अगर मैं a + b या b + a निकालूं और दोनों से आंसर कैसा आ जाए? सेम। यानी कि जो आपके सामने यहां लाइन लिखी है वो ये लिखी है, वेक्टर एडिशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ, अगर आप ये कहें कि सर जब हम a + b निकालें तब जो रिजल्ट आए या b + a निकालें तब जो रिजल्ट आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टोटल आंसर अगर सेम आया तो हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन कैसा है? कम्यूटेटिव। तो पता लग गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव। अब कहा जाता है कि साबित करो इसे। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ना a और b को जोड़ के आंसर निकाल लेता हूं, फिर b और a को जोड़ के फिर आंसर निकाल लेता हूं। अगर दोनों से आंसर सेम आ गया तो बोल दूंगा भाई ये कम्यूटेटिव है, और अगर सेम नहीं आया तो बोल देंगे ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, और इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा छोटा, आसान और बिल्कुल बेसिक सा है, और ये कभी कभी हमारे एग्जाम्स में भी आता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव वाली बात। एक मिनट, पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको इधर ही लिख देता हूं। सुनना भाई ध्यान से आप सब लोग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आप कभी भी a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ते हैं या फिर b वेक्टर में a वेक्टर को जोड़ते हैं और ऐसा करने से दोनों का रिजल्ट सेम आए, तो आप बोलेंगे वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। चलिए अब मैं यहां पर आपके सामने इसका प्रूफ देने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। हम एक सिंपल सा काम करने जा रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं सर, दो वेक्टर्स ले लेते हैं। मान लीजिए ये रहा आपके पास, ये एक वेक्टर ऐसा लेते हैं, ये रहा एक फर्स्ट पहला वेक्टर जो कि कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, एक पहला वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर मैंने यहां पर ले लिया, ये रहा मेरे पास मेरा दूसरा वेक्टर। मैंने इस वाले वेक्टर का नाम क्या रख दिया? a, और इस वाले वेक्टर का नाम क्या रख दिया? b, और मैंने कहा चलो एक काम करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं। तो मैंने इसके लिए ना कुछ नेमिंग भी करनी स्टार्ट कर दी। सपोज कर लेते इसका नाम रख देते हैं O, इस पॉइंट का नाम P, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया? Q। अब अगर मुझे इन्हें जोड़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं कि सर आपको ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ यहां से लेकर के यहां तक का जो वेक्टर होगा उसी को आप कहोगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो मान लीजिए ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लिखूं, तो सुनना ध्यान से, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं दिस इज इन ट्राइंगल OPQ। तो ये रहा ट्राइंगल, दिस इज O, उसके बाद P, उसके बाद Q, और यहां पर लिख देते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। हम कौन सा वाला लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से आप ये कहेंगे कि O से Q तक का जो वेक्टर है, दिस इज OQ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू में OP वेक्टर, और प्लस में क्या आ जाएगा? दिस इज PQ वेक्टर। क्यों भाई, ठीक लिखा एकदम मैंने? अच्छा, O से Q तक का जो वेक्टर है उसे OQ वेक्टर ही रहने देते हैं। इक्वल टू में आपसे पूछो व्हाट इज OP वेक्टर, तो आप बोलोगे सर OP वेक्टर कौन है? दिस इज A वेक्टर। एंड व्हाट इज योर PQ वेक्टर? आप बोलोगे सर ये वाला वेक्टर कौन सा है? B वेक्टर। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और मुझे इस हिसाब से ये वाला वेक्टर पता चल गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? A + B। ये ठीक है यहां तक सबके लिए?
चलिए अब हम दोबारा से एक और काम करने जा रहे हैं, सुनना भाई ध्यान से। मैंने ये वाला जो बी वेक्टर आप देख रहे हैं इसको कॉपी किया और बिल्कुल सेम खिसकाते खिसकाते यहां लाए, और मैंने आपको कल कहा था कि ये वेक्टर्स ना फ्री वेक्टर्स हैं, आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, बस ना तो इनका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना इसकी डायरेक्शन। अगर मैंने इसको यहां लगा दिया तो आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये कौन सा वेक्टर रहेगा, बी वेक्टर। मैंने एक और काम किया, मैंने इस बार इसे उठाया और इसको भी इसके पैरेलली डिस्प्लेस किया और यहां पर ला करके इस तरीके से लगा दिया, और इस बार अगर मैं इसे यहां पर लाके इस तरीके से लगा देता हूं तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताना जरा ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, तो भी आप बोलोगे सर ये वेक्टर भी कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। तो मैंने इसको ऐसा बना दिया, लेकिन अभी भी इसका नाम क्या रहेगा, दिस इज ए वेक्टर, क्योंकि ये भी क्या था, ए। अब मैंने एक काम और किया, यहां पर ना ओ पी क्यू था, चलो इस वाले पॉइंट का नाम ना क्यू डैश रख देते, या मर्जी आप इसका नाम पी डैश रख दो, जो मन करे वो लिख दो। मैंने एक काम किया, इसका नाम क्या मान लिया, सपोज दिस इज पी डैश। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, कौन सा वाला ट्राइंगल, यहां लिख रहा हूं दिस इज इन ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू। तो ये लिखा मेरे पास ओ, उसके बाद पी डैश, उसके बाद क्यू। फिर से ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ओ क्यू वैक्टर, तो यहां पर मैंने कौन सा लिख दिया, दिस इज ओ क्यू वैक्टर बराबर होगा पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर, यही तो होगा ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो आप बोलोगे सर ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया, इज इक्वल टू में दिस इज ओ पी डैश वेक्टर, और फिर प्लस में ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया, आप इसे बोलोगे सर ये बन गया पी डैश एंड दिस इज क्यू, और ये रहा दूसरा वेक्टर। अगर मैं ओ क्यू वेक्टर को ओ क्यू वेक्टर रहने दूं तो व्हाट इज योर ओ पी डैश, आप बोलोगे सर ये तो बी वेक्टर है, ठीक है। फिर दूसरा वाला पूछूं व्हाट इज योर पी क्यू, पी डैश क्यू, तो आप इसे क्या बोलोगे, दिस इज योर ए वेक्टर, इससे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा देखना जरा, ये कौन सा वेक्टर था, ओ क्यू, ये भी कौन सा वेक्टर है, ओ क्यू, और जब मैंने देखा यार दोनों से ही सेम रिजल्ट आया तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हमें यह पता चला कि a प्लस बी वैक्टर निकालो तो भी ओ क्यू आंसर आएगा, और जब आप b प्लस ए वैक्टर निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इट मींस दैट कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मतलब आप वेक्टर को जोड़ते वक्त इस चीज के लिए परेशान मत होइए कि कौन सा वेक्टर पहले रखें कौन सा बाद में, आप किसी को भी पहले लो बाद में लो, रिजल्ट कैसा रहेगा बिल्कुल सेम। इसे कहा जाता है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सब लोग कर लोगे इस चीज को, इस पूरे को लिख लीजिए आप।
हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने? समझ में आ गई बात सभी लोगों को ना? ठीक है, ये देखो, ये या तो कभी कभी 1 मार्कर में आता है, 1 नंबर का एमसीक्यू, या फिर ये असर्शन और रीजन में लिखा हुआ मिल जाता है, या फिर आप लोगों को ऐसा छोटा सा 2 नंबर का सवाल देंगे कि कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि साबित करके दिखाइए कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, और आपको ऐसे ही करना है, इसे याद नहीं करना, समझने वाली चीजें। चलिए, हो गया क्लियर सभी के लिए? अब आते हैं एक और ऐसी ही प्रॉपर्टी के ऊपर, नेक्स्ट, इसे भी देखिए ध्यान से। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब सबसे पहले समझते हैं कि एसोसिएटिव होता क्या है, फिर उसके बाद उसको साबित भी करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देना सब लोग। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 1 + 2 और प्लस में 3, ये 3 नंबर है, और मैंने ना ऐसे ही 3 नंबर और इधर अलग से इस तरफ भी लिख दिए। अब मैंने आपसे बोला एक काम करो, 1 और 2 को पहले जोड़ो फिर 3 जोड़ना, तो 1 + 2 कितना होगा 3, और फिर 3 ऐड करेंगे तो 3 + 3 कितना हो गया 6। ये लो जी आंसर 6 आ गया। फिर किसी ने बोला नहीं, काम करो, पहले लास्ट के 2 नंबर जोड़ो फिर पहले वाला जोड़ना, 3 + 2 5, 5 और 1 6। आप बोलोगे सर कुछ फर्क थोड़े ना पड़ा, आंसर कैसा आया सेम। तो अगर आप 3 नंबरों को जोड़ रहे हो, इनमें आप किसी भी 2 को पहले और 1 को बाद में जोड़ दो, आंसर पर असर नहीं पड़ेगा। इसे कहा जाता है एडिशन इज एसोसिएटिव। इट मींस दैट कि अगर मैं आपको यही सेम चीज बोलूं कि बताना जरा, अगर मैं लिखूं 1 × 2 × 3 और यहां पर भी लिख दूं 1 × 2 × 3, और आपसे कहूं पहले 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 6। किसी ने बोला नहीं, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, फिर 1 × 6 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6। आप बोलोगे सर अभी भी आंसर क्या आ रहा है सेम, तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। समझ रहे सब लोग क्या बोल रहा हूं? लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होगा? नहीं। क्या मैं अगर यहां माइनस और यहां भी माइनस डाल दूं और इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस डाल दूं, तो क्या अभी भी आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा सेम। क्यों नहीं आएगा सर? 1 - 2 इज 1, -1, और ये वाला -3, क्या आंसर आएगा -4। इसको करेंगे तो 1 ये रहा, 2 में से 3 गया तो -1, माइनस माइनस प्लस, सर अब 2 आ गया, अब क्या आ गया -4। आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन ना तो कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव, लेकिन एडिशन जो है वो कैसा है, कॉम्यूटेटिव। तो अब आप, और एसोसिएटिव भी है, अब आप इसे लिखेंगे कैसे? आप कहेंगे हम कभी भी वेक्टर एडिशन को एसोसिएटिव तब कहते हैं जब आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ दीजिए पहले, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें जोड़ दीजिए किसको, सी वेक्टर। या फिर आप ऐसा कर दीजिए, सर पहले हम बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ देते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें किसको जोड़ देते हैं, ए वेक्टर को, और ऐसा करने से सेम ही रिजल्ट आए तो आप ऐसे में कहोगे कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। और ये हम लोगों ने यहां पर लिख लिया, और इसी चीज के लिए मैं आपके सामने यहां पर इसे लिख देता हूं। अब आप कहोगे वेक्टर एडिशन इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ, अगर a + b + c बराबर हो b + c और प्लस में 1 है। चलो, ये बात सबको क्लियर एकदम? तो हमने ये चीज तो आप समझ ली। अब एक काम करते हैं, इसके प्रूफ को भी देखते हैं। सारे बच्चे इसके प्रूफ को और भी ज्यादा ध्यान से देखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बार 2 नहीं 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो तीनों को अच्छे से समझना पड़ेगा और ढंग से देखना। प्रूफ बहुत ज्यादा आसान, इजी, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनने वाला होगा। अच्छा, मान लीजिए मैं अब आपके सामने यहां पर 3 वेक्टर्स लेने जा रहा हूं। सपोज कर लीजिए ये रहा मेरे पास मेरा पहला वेक्टर, मैंने इस वेक्टर का नाम क्या रख दिया ए, और ये रहा मेरे पास मेरा दूसरा वेक्टर, इस वाले वेक्टर का नाम मैंने क्या रख दिया बी। पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ध्यान से देखना, और उसके बाद एक तीसरा वेक्टर और है, वो मैंने यहां पर बना दिया। मान लीजिए वाला वेक्टर कौन सा है, सी। अब मुझे करना क्या है, ध्यान से सुनना। मुझे पहले ए और बी जोड़ना है, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें किसको जोड़ूंगा, सी को। फिर दोबारा से मैं बी और सी को पहले जोड़ूंगा, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें किसको जोड़ूंगा, ए को। और अगर सेम आंसर आया तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव, और नहीं आया तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा कैसे होता है। मैंने एक काम किया, इस वाले पॉइंट का नाम रखा O, इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q, R का मतलब रिजल्टेंट है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया S। तो सबसे पहले ना हम एक सिंपल सा वर्क करेंगे। सर पहले A और B को जोड़ना है, तो इसके लिए बोलूंगा सर अगर ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों को मिलाने वाला ये जो होगा वही क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। सही कह रहा हूं एकदम, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बताओगे, O, P और Q। फिर यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। मैंने ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ में क्या लिख सकता हूं,
मैं लिख सकता हूं ओ क्यू वैक्टर बराबर है किसके, दिस इज ओपी वैक्टर प्लस आगे बताना जरा पी क्यू वैक्टर, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज पी क्यू वैक्टर। अब मैं ओ क्यू वैक्टर को ओ क्यू वैक्टर रहने देता हूं, ओपी वैक्टर कौन है, ए वैक्टर, और पी क्यू वैक्टर कौन है, बी वैक्टर। तो ये लो मेरा पहला काम हो गया कि मैंने ना इस वाले वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया और ये वाले वेक्टर को मैं यहां लिख देता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये लो जी आपने ओ क्यू वेक्टर तो निकाल दिया, सही है बिल्कुल। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना है कि जो नया वेक्टर आया है इसमें किसको जोड़ना है, सी को। अब आप इस पूरे को भूल जाओ, अब आप बोलोगे सर ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर और मुझे चाहिए इसका तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैंने इसको यहां से यहां तक मिला दिया, ये रहा मेरे पास मेरा रिजल्टेंट वेक्टर और मैंने आपके सामने ऐसे बना दिया और यही रिजल्टेंट वेक्टर ओएस है जिसे मुझे अब आपके सामने कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब अगर हम इसे निकालें तो मैं यहां लिख देता हूं एंड, और अब इसके आगे की बात, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ओ क्यू एस, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं एंड दिस इज इन ट्राइंगल ओ क्यू एस। इस ट्राइंगल में आप बोलोगे सर ये पहला वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है और ये रहा उसका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर बराबर ओ एस वेक्टर। तो मैं अगर इसे लिखना शुरू करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर आप बोल सकते हैं ओ एस वेक्टर बराबर में क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर और प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा, क्यू एस वेक्टर। आप मुझे बताना कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, सही है ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। अब हम इसमें रखना शुरू करते हैं, OS वेक्टर को मैंने OS वेक्टर रहने दिया, OQ वेक्टर तो हम निकाल चुके, ये रहा क्या निकला था A प्लस बी, तो मैं इसमें ना ब्रैकेट लगा रहा हूं, क्यों इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सर A और B को हम पहले ही जोड़ चुके हैं। अब इसमें कौन आ रहा है QS, और QS वेक्टर कौन है C, और मैंने इससे बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लो जी मैंने A B को पहले जोड़ा और बाद में किसको जोड़ा, C को, और ये रहा मेरा रिजल्टेंट। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ये रिजल्टेंट आ गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, या मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं और हटा करके सिंपली लिख देता हूं कि ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज R। पहला काम खत्म। अब हम दूसरी वाली साइड की बात करना शुरू करते हैं, यहां बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको दोनों साइडें अलग अलग दिखे। अच्छा अब मुझे किसको जोड़ना है, पहले B और C को। कहां पर है B, ये रहा, और ये कौन सा है C। चलिए अब हम इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं, तो B वेक्टर और C वेक्टर जोड़ना है, तो सर पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो आई थिंक ये रहा आपके पास आपका तीसरा वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट होगा। तो अब की बार मैं फिर से ट्राइंगल लूं तो यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल P Q S, तो मैंने इसको लिख दिया सर ये रहा P, फिर उसके बाद Q और उसके बाद कौन होगा S। क्या कहता है लो, PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर बराबर किसके होगा, PS वेक्टर के। तो मैंने इस चीज को लिख दिया दिस इज PS वेक्टर इज इक्वल टू में हो जाएगा दिस इज PQ वेक्टर प्लस में क्या आ जाएगा दिस इज QS वेक्टर एज इट इज। अब PS वेक्टर की जगह रहने दीजिए PS वेक्टर एज इट इज। व्हाट इज योर PQ वेक्टर B, तो मैंने इस चीज को क्या लिख दिया दिस इज B वेक्टर। व्हाट इज योर QS वेक्टर दिस इज C, तो आप इसे लिखेंगे प्लस में C वेक्टर, इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू भी पता चल गई। अब क्यों ना मैं इस वेक्टर को भी लिख देता हूं और ये आ गया B प्लस C, तो मैं इस जगह पर लिख देता हूं B वेक्टर और प्लस में क्या डाल दिया दिस इज C वेक्टर, ताकि समझ जाए ये पिंक वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट करे। अब मुझे करना क्या है, अब आगे का काम ये निकल के आता है कि सर अब ये जो B प्लस C है इसमें किसको जोड़ना है, A को। अब मुझे आप लोग बताइए कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, बताओ कौन बताएगा, O P और S, ठीक है, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर। तो अब इस ट्राइंगल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, OS वेक्टर, बोलना जरा क्या लिखूं, OP वेक्टर और फिर प्लस में PS वेक्टर, तो प्लस में यहां पर आ गया कौन सा PS वेक्टर। अच्छा OS वेक्टर को OS वेक्टर रहने दीजिए। व्हाट इज OP वेक्टर, A वेक्टर। व्हाट इज PS वेक्टर, ये रहा B प्लस C, ब्रैकेट लगा देते हैं तो B प्लस में C वेक्टर, क्लोज, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब देखना जरा ये भी OS वेक्टर ये भी OS वेक्टर, इसकी वैल्यू A प्लस बी अलग से प्लस में C, फिर इसके अंदर B प्लस C फिर अलग से A, और दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल किया तो हमने बोला सर दोनों ही सेम है, तो आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें यह पता चला कि जब हमने A प्लस बी किया और उसके बाद उसमें C को जोड़ा, या फिर हमने पहले B और C को जोड़ लिया और उसके बाद उसमें A को जोड़ा, ऐसा करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट कैसा रहा, बिल्कुल सेम। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव और पहले हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सब लोग कर लेंगे इसे, लिख लीजिए आप इसको।
लिख लो, मैं थोड़ा इसको साफ लिख दूँ, गंदा सा लिखा हुआ। देख लिया सभी लोगों ने? तो भाई ये चीज़ें आपके लिए सेंसिबल है ना कि हाँ ये क्या चल रहा है, क्लियर है ना सभी के लिए? ठीक है, इसको जब हम यूज़ करेंगे ना तब आपको लगेगा कि ठीक है। वैसे ज़्यादातर इसका यूज़ जनरली नहीं दिखेगा, बस ये आपको रिलैक्स कर देता है। अब आपको चिंता नहीं करनी, आपको जो पसंद आए कि जी पहले इनको जोड़ लेते ये आसान पढ़ेंगे, फिर इसको जोड़ लेते ये इजी पढ़ेगा, कैसे भी कर लो रिजल्ट सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सीख ली कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव और साथ में वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम आते हैं आगे एक और नए टॉपिक के ऊपर। अब एडिशन अभी भी चल रहा है और ये एडिशन ही चलता रहेगा अभी थोड़े टाइम तक। अब हम ना एक अलग तरह के वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पता है आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया था। कई बार कई जने उसी टाइप्स ऑफ वेक्टर में और भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ाते हैं, लेकिन ना मैंने कुछ टाइप ना इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं उन टाइप्स को तभी पढ़ाऊं जब उनकी जरूरत हो। इसलिए अब हम एक नया वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं जीरो वेक्टर, या उसी को कहा जाता है नल वेक्टर। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए सब लोग, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। चलो भाई सुनो ध्यान से, व्हाट इज नल या जीरो वेक्टर? आसान भाषा में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। मेरी ओर एक बार ध्यान देना सब लोग। अच्छा मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये एक वेक्टर है और मैंने इस वेक्टर को ए से शुरू किया और बी पर खत्म कर दिया, तो आपसे बोलो इसका नाम क्या रखना चाहिए? आप बोलोगे सर ये वेक्टर कौन सा है? ए बी वेक्टर।
ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैंने ना इस चीज को यहां से हटा दिया, मिटा के अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और कहा कि सर अब ना ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो गया, अभी भी ये वेक्टर कौन सा है, ए बी वेक्टर। अच्छा, इसकी लंबाई छोटी करने का क्या मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा हूं, कम। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ये लो और भी छोटा कर दिया। अब आपसे बोलूं, अब ये वेक्टर ना बहुत ज्यादा छोटा हो गया सर, अब ये सिर्फ इतना सा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ये आपका वेक्टर कौन सा वाला है, ए बी वेक्टर। आप इसका मैग्नीट्यूड जितना कम करना चाहो कर लो, बड़ा रखना है बड़ा रख लो। अगर मान लो मैंने बोला ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो आपने इससे दिखाया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कम है तो आपने इससे दिखाया। सोचिए जरा, लंबाई दिखाती है मैग्नीट्यूड को। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं बोलूं एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 0, तो आप बोलोगे सर यहां से शुरू करते हैं, लेकिन इसको खत्म भी यही करना पड़ेगा, तभी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। समझ लो सब लोग। आप लोग ना अब कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 0, तो मैं लंबाई छोटी करता गया करता गया करता गया, तो अब एक ही पॉइंट बचा, इसका मतलब यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और यही इसका एंडिंग पॉइंट भी है। तो अगर मैं ए वेक्टर लिख दूं या लिख दूं बी वेक्टर या सी वेक्टर, समझ लेना ये यहीं शुरू हुआ यहीं खत्म हुआ, यही इसका इनिशियल पॉइंट यही इसका टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब अब जो वेक्टर आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा वाला वेक्टर है, 0 वेक्टर। अब सवाल ये आता है आखिर ये सब पढ़ा के होगा क्या। अब 0 वेक्टर अलग से बनाया, बताया, समझाया, इसके बारे में अगली स्लाइड में आपको जवाब मिलेगा इसका। लेकिन अब आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। अब क्योंकि मैंने एक पॉइंट से दिखाया इसको, तो मुझे बताना जरा, अगर ये ऐसा होता तो मैं एरो या तो आगे लगा देता या पीछे और बोल देता जी इसकी डायरेक्शन आगे या फिर इसकी डायरेक्शन पीछे। लेकिन आप किसी पॉइंट पे कहां एरो लगाओगे, नहीं बता सकते। लेकिन इसको वेक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी। इसलिए जब कभी भी हम 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें उसकी डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका खुद का मैग्नीट्यूड ही कितना है, 0। और जब भी मुझे 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आप ना मैथ्स का 0 लिखोगे और उसके ऊपर ऐसे एरो डाल दोगे, तो दिस इज द सिंबल फॉर 0 वेक्टर। कई बार बच्चे खुद किताबों से पढ़ते वक्त अपने आप खुद ही सोच लेते कि अच्छा किसी ने ओ लिख के इसके ऊपर 0 डाला है, बिल्कुल नहीं, ये सॉरी एरो डाला है, ये एक्चुअल में ओ नहीं है, दिस इज 0। तो 0 के ऊपर एरो डाल दोगे तो वो बन जाएगा 0 वेक्टर। अगर मैं आपसे बोलूं 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0 ही रहेगा। इसीलिए आपके सामने बोर्ड पर यहां पर लिखा हुआ है क्या, ए वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड एंड एन ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ऑर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी, कोई भी डायरेक्शन हमें नहीं पता ना हमें उसको दिखाना है, उसी को बोलते हैं 0 वेक्टर या नल वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 और इसके ऊपर क्या डाल देते हैं, एरो। अगर आप इसको वैसे देखना चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से ए वेक्टर, या फिर ऐसे बोल दीजिए दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर। इन सभी को आप लोग क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर। और नीचे आपके सामने एक लाइन लिखी है और वो क्या है, सिंस द मैग्नीट्यूड इज 0 वी डिडंट हैव टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, इसलिए हमें इसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, सभी के लिए लिख लीजिए इसको। लिख चुके सब लोग इसको, ठीक है। चलिए, सबको पता लग गया व्हाट इज 0 वेक्टर। अच्छा भाई, आप सुनो ध्यान से। अब हम ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 वेक्टर्स। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, एक बार आराम से देख लो, फिर तसल्ली से लिख लेना इसको।
नंबर 1 सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप लोग मुझे बताना जरा, सब आप लोग जवाब देना भाई, अगर मैं किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को माइनस करूं तो क्या आएगा? जीरो। क्या खाली जीरो लिख दूं? जीरो वेक्टर। अब सवाल ये आता है कि सर ये जीरो वेक्टर बनाया ही क्यों? इसलिए ताकि जब कभी भी मैं बोलूं भाई दो चीजों को माइनस करने पर जीरो आया, और किसी ने बोला नहीं भाई दो चीजों को माइनस करने पर जीरो वेक्टर आया, तो जिन्हें माइनस करने पर जीरो आया इसका मतलब शायद वो वेक्टर नहीं थे, उनके पास डायरेक्शन नहीं थी। और अगर मैं बोलूं नहीं किसी को माइनस करने पर जीरो वेक्टर आ रहा है, इससे पता लग गया कि वेक्टर में वेक्टर को माइनस किया गया, तब आंसर कितना आया? जीरो वेक्टर। ये ना हमारे एग्जाम में ऐसा सवाल आया था, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये लिखा था टीचर ने कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए में लिखा था जीरो, ऑप्शन बी में लिखा था जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी में लिखा था जीरो वेक्टर, और ऑप्शन डी में लिखा था जीरो और जीरो वेक्टर बोथ। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। सबको बात समझ में आई? अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन ये नॉलेज की बात थी। अब आपको पता है कि हाँ यार इसका आंसर यही होना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर ये डाल दूं इस तरीके से, और अब आपके सामने यहां पर भी ये डाल दूं, अब इन चारों में ना ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब ये ऐसे भी दिखा सकते हैं और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था, वरना ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये वाला आंसर भी क्या होगा? बिल्कुल ठीक। बस इस बार ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि मैंने इसका क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड। चलो क्लियर है सभी के लिए ना? तो याद रखना जीरो वेक्टर को समझना कि जब वेक्टर माइनस वेक्टर करेंगे तब जो जीरो आएगा वो सिंपल जीरो नहीं होगा, उसे बोलेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2, आप लोग बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि ए वेक्टर में मैंने जीरो वेक्टर जोड़ दिया, या मैं जीरो वेक्टर में ए जोड़ दूं, तो बताओ क्या आएगा? ए वेक्टर। मतलब जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर 2 के बाद नंबर 3, तीसरा पॉइंट, मान लीजिए अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और मैंने इसमें जीरो वेक्टर माइनस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा रिजल्ट वापस क्या रहेगा? ए वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी के बाद एक और चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, दिस वेक्टर इज ए। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है ये वेक्टर 2a हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन अगर मैं 2 हटा के 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अब आप इसे 0 नहीं लिखोगे, क्या बन जाएगा? जीरो वेक्टर, क्योंकि ये पहले भी वेक्टर था और अभी भी क्या रहेगा? वेक्टर। बस आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, और किसी ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 0 टाइम्स, मतलब 0 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथे पॉइंट के बाद एक पॉइंट और आता है, पॉइंट नंबर 5, कि मान लीजिए ये आपके पास एक जीरो वेक्टर है खुद, और मैंने इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया n। कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? जीरो वेक्टर। आप बोलोगे सर जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, तो जीरो का n टाइम्स वापस क्या आएगा? जीरो। लेकिन याद रखना इन सब के अंदर सबका रिजल्ट क्या दिख रहा है? एक वेक्टर। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे ने ये एरो मिस कर दिया तो उसे गलत माना जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। हाँ जी, सबने लिख लिया इस चीज को? सभी को बात समझ में आ गई ना? और ये सब चीजें इतनी आसान है भाई, आप सुनते जाओ, आपको ये याद रहेंगी। एमसीक्यू में जैसे ही आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपने अगर ये चीजें पढ़ रखी है तो आप गलती नहीं करोगे उसमें। ठीक है, चले आगे। अब बात आती है आखिर इस जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी क्यों? सुनना ध्यान से। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर ना 2 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो तुम्हें क्या लगता है सर फोर्स लग गया तो बॉडी को तो चलना चाहिए, नहीं चल रही, तो क्यों नहीं चल रहा होगा? क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे होंगे और मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। या ये बोल दूं सर उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो वेक्टर।
समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? यहां वेक्टर का मतलब ये दिखाएगा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स माइनस फोर्स जो बचेगा वो जीरो बचेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं जीरो क्या है तो बोलोगे सर कुछ माइनस करने पर जीरो आया होगा, लेकिन अगर मैं जीरो न्यूटन लिख दूं तो बोलोगे सर अब तो जरूर किसको माइनस किया गया है, फोर्स को। तो ऐसी ही जानकारी हमें ये देता है। तो इसके ना कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए मैंने यहां पर लिखे हैं, सुनना ध्यान से। क्या एग्जांपल्स हैं आपको इसे नोट करना है, एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर, सुनना ध्यान से। नंबर 1, पार्टिकल एट ओरिजिन। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन पर है तब उसका पोजीशन वेक्टर पता है क्या होगा, जीरो, और उसे जीरो नहीं कहा जाएगा, जीरो वेक्टर। तो अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज वेक्टर। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो तो चल नहीं रहा, अच्छा रुके हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बोलोगे, वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो वेक्टर। अच्छा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर। जिस चीज को पिछले चैप्टर में आप लोग बोलते थे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, इसे इस चैप्टर में क्या कहोगे, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। और ऐसा सवाल पेपर में मिल जाता है, वेलोसिटी वेक्टर, 4 ऑप्शन, और आपको वही आंसर देना है जिसके ऊपर क्या लगाओ, वेक्टर। समझ गए, इसे लिखिए। तो अब आपको पता है जीरो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, आप जानते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हें लिखा कैसे जाता है, और जीरो वेक्टर के एग्जांपल्स क्या है। अब से आप जब कभी भी कोई भी वेक्टर सॉल्व करके आंसर निकालोगे और वो जीरो आया और आपको पता है कि जो आपने निकाला वो एक वेक्टर है, तो फिर आपको उसके ऊपर जीरो के ऊपर क्या डालना पड़ेगा, एम। ठीक है, लिख चुके सब लोग ना? तो भाई अब ना हम वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन सीखने जा रहे हैं। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक ये रहा आपके सामने, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग लिख लीजिए सब लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो सब लोग बोर्ड पर ध्यान देना भाई। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप 10 में 6 को ऐड कर दीजिए, तो आप बोलते हो सर 10 + 6, मेरा आंसर कितना आ गया, 16। लेकिन अगर मुझे 10 में 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक तरीका ये भी है कि सर आप एक काम करो, 10 में ऐड कर दो 6 के बजाय किसको, -6 को, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब मुझे अगर 2 वेक्टर्स माइनस करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, एक वेक्टर जो है वो आप जैसा है उसकी बात कर रहे हैं तो उस वेक्टर को आप एज इट इज रहने दीजिए, और उसमें जिस वेक्टर को माइनस करना है उसके नेगेटिव को निकाल करके ऐड कर दीजिए, अपने आप ही वेक्टर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। अब बात आती है, इसका मतलब आप कर तो सब्ट्रैक्ट रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए आप लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, फिर से एडिशन का। और अब वो एडिशन का लॉजिक कैसे होगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर आराम से तसल्ली करना। द डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, a वेक्टर और दूसरा वाला कौन सा, -b। इट मींस दैट कि अगर मुझे बोला जाए a वेक्टर में b वेक्टर को माइनस कर दीजिए तो मैं इसके लिए करूंगा क्या, a वेक्टर में प्लस कर दूंगा b के नेगेटिव को, और ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, माइनस। कैसे, मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं, सब लोग इधर की तरफ ध्यान देंगे भाई, सुनो ध्यान देना, अच्छे से समझना। यहां पर मान लीजिए ये रहा आपका पहला वेक्टर और मैंने इस वेक्टर का नाम क्या रख दिया, दिस इज ए वेक्टर। अब ना मैं इस ए वेक्टर के अंदर ना बी वेक्टर को माइनस करना चाहता हूं, मुझे प्लस नहीं करना, मुझे क्या करना है, माइनस। और कौन सा वाला वेक्टर है, बी वाला, तो मैं एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले बी को यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो मान लीजिए इस बार आपका बी वेक्टर ये रहा, कुछ इस तरीके से यहां पर बना देता हूं, ये रहा मेरा दूसरा वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। मैंने हेड को किससे जोड़ दिया, टेल से। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताना जरा, ठीक है मैं इसकी नेमिंग कुछ रख देता हूं, मान लेते इसका नाम रख दिया O, इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया P, इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया Q। अगर मैंने इसको जानबूझ करके यहां से यहां तक मिला दिया
तो आप बोलोगे सर ये तो इन दोनों का सम आ जाएगा, तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही, मुझे ए और बी को प्लस नहीं क्या करना है, माइनस। तो मुझे ए में बी को ऐड नहीं करना, ए में बी का नेगेटिव ऐड करना है। और अगर मुझे ए के अंदर बी के नेगेटिव को जोड़ना है तो बी अगर ऊपर है तो उसका नेगेटिव कहां बनाऊं, नीचे। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वेक्टर ये रहा, बिल्कुल सेम उतना ही मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। मतलब अगर ये ऊपर वाला वेक्टर बी है तो नीचे वाला वेक्टर कौन होगा, माइनस बी। अब आप चाहें तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि सर ये O है, ये P है, ये Q था, Q ना इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, Q डैश। अब ऊपर वाली सारी चीज भूल जाओ, ये रहा पहला वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, और ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग तीसरी वाली साइड क्या दिखाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। और अब मैं इसके अंदर ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज इन ट्राइंगल OPQ डैश। तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज O, उसके बाद P और उसके बाद Q डैश, और फिर यहां पर लिख देते हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। अगर मैं ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करूं तो OQ डैश वेक्टर, तो यहां पर लिख दिया कौन सा वेक्टर, दैट इज OQ डैश वेक्टर बराबर होगा OP वेक्टर प्लस में PQ डैश के। तो यहां पर आप लिखेंगे दिस इज OP वेक्टर और प्लस में यहां पर क्या आ जाएगा, PQ डैश वेक्टर। तो अब ऐसे में अगर मैं बोलूं OQ डैश वेक्टर को थोड़ी देर के लिए R2 मान लेते हैं, और इस वाले वेक्टर का नाम क्या रख देता हूं, दैट इज R1। तो आप बोलोगे सर OQ डैश को मैंने क्या लिख दिया, दिस इज R2 वेक्टर बराबर में व्हाट इज OP वेक्टर। आप बोलोगे सर ये वाला वेक्टर कौन सा है, A, एंड व्हाट इज PQ डैश, दिस इज माइनस बी। और अपने आप ही आपका रिजल्ट क्या निकल के आ गया, R2 वेक्टर इज इक्वल टू में A वेक्टर और फिर माइनस में क्या आ गया, B वेक्टर। ये लो जी, खुद ब खुद आपके वेक्टर माइनस हो गए। इसका मतलब अगर ऊपर देखोगे तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सब्ट्रैक्शन को। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं कि R2 वेक्टर बराबर क्या आ गया, A वेक्टर माइनस में B वेक्टर। आई थिंक सबको पता लग गया कि अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। समझ गए सब लोग, कर लोगे। अच्छा मान लो अगर बी में से ए को माइनस करना होता तो ए का उल्टा लेते, कैसे मैं आपको लेके दिखाऊंगा, आप इसे पहले लिख लीजिए। हाँ भाई लिख ले सब लोगों ने इसको, क्लियर है सभी के लिए।
अब वैसे मैं बस एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग बता दोगे तो फिर आज की क्लास यहीं पर फिनिश। क्या सब्ट्रैक्शन भी कॉम्पिटिटिव होता होगा? नहीं, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होते। इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं होता। इसलिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये रही, नोट में वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव, इसे लिख लीजिए। इसका मतलब जब आप a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालोगे या b वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालोगे तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। ऐसे ही a वेक्टर में b वेक्टर माइनस कर दो, फिर जो आएगा उसमें c वेक्टर माइनस करो, या फिर b और c को पहले माइनस कर लो और फिर उसे a में से माइनस कर दो, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। मतलब ना तो ये कॉम्यूटेटिव होता है और ना ही ये एसोसिएटिव होता है। तो यही था आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के।